कुछ को डाउट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिनके डाउट हैं वो मैं ले लेता हूँ। डीपीपी पहले डिस्कस करेंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। डीपीपी डिस्कशन के बाद फिर आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज ही। आज ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें आवाज आ रही सबको बच्चों? मेरे पास जो ठीक है, तो मेरे पास डीपीपी डिस्कस करेंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे भी, ठीक है। मेरे पास है पहला 1 2 3 क्वेश्चंस, तो इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी भी करेंगे। डीपी नंबर 1, डीपी नंबर 3, सॉरी ये 1 है, आगे बढ़ जाते हैं। 2 3 के पास मेरे भाई क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 5 6 7, सॉरी नहीं, हाँ, डीपी 3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखें, डी ऑर्बिटल विद हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। डी ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑफ 2 पी ऑर्बिटल। 2 पी ऑर्बिटल को अगर हम डालें कहीं पर भी, तो पी ऑर्बिटल कहाँ होते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर लेते हैं। 2 पी ऑर्बिटल जब भी आप मिला लोगे तो क्या बनेगा? एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये बताया था ना। तो अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। जब हम कोई भी एक्सिस ले लें, वॉट एवर एक्स वाई जेड, तो या तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 पी ऑर्बिटल को ले लिया, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या बन गया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर ये डी जेड स्क्वायर, एक्सिस को चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, या फिर डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये बताया था मैंने, एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, किसका बन जाएगा? डी जेड स्क्वायर। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा? 2 कॉम्बिनेशन है, इसको बताया था कंबाइंड होकर डी जेड स्क्वायर बन जाता है। तो 2 पी ऑर्बिटल को मिलके डी ऑर्बिटल का कौन सा सेट बनेगा? एक्सियल या नॉन एक्सियल? पी ऑर्बिटल मिलके कभी नॉन एक्सियल सेट नहीं बनाएंगे, एक्सियल सेट बनाएंगे, क्योंकि पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है। सेकंड वन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने सब किसी भी कैटायन का कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उनके जो है एटॉमिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, और एटॉमिक कॉन्फिगरेशन से फिर हम इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, देन निकल। तो इसको ज्यादा देखिए, तो क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, सबका 2+ है। तो सबसे पहले क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, आर्गन 18, राइट, ठीक है। तो आर्गन 18 3D, मैंने बताया था 3D को पहले लिखेंगे, ये एटम का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? यहां से हटेगा, राइट। एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, तो कॉन्फिगरेशन जो आएगा वो 3D4 आ जाएगा। ऐसे यहां पर भी जब देखेंगे तो आर्गन 18 3D8 3D6,
3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, तो ये कॉन्फिगरेशन 3d8 6 हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो आर्गेनेटिन 3d7 4s2, हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हटेगा तो ये 3d7 हो जाएगा। हायर एनर्जी लेवल पे 4s होगा, ये सब बता चुका हूँ आपको। फिर यहाँ पे आर्गेनेटिन, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, 3d8 4s2 ये हट जाएगा, तो यहाँ पे 3d8 आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4 आएंगे, 1 2 3 4। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, इसमें 4 हो गए, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, सॉरी इसमें 3 आ गए, ठीक है, इसमें 3 आएंगे, ठीक है। तो ये, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ, इसमें 3 आ गए 3, इस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, d6 इसमें भी 4 आ गए, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, क्वेश्चन जो था उसने पूछा है कि क्रोमियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे, ये वाला, फिर इसमें भी 4 आएंगे, फिर इसमें 3 आएंगे और फिर इसमें 2 आएंगे, ये लिखा है। तो आंसर जो आएगा वो सी आएगा, ये वाला, ये आंसर लिखे हैं ना, ठीक है, राइट। क्रोमियम में पहला एक S1 होता है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, D से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वहां पे D4 कॉन्फिगरेशन की फिलिंग करेंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। नेक्स्ट, थर्ड वन, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl एटम का कॉन्फिगरेशन अगर लिखें अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो Cl के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए पहले इसका कॉन्फिगरेशन हम लिख लें, तो Cl 17 होता है, ठीक है, नोबल गैस यूज कर सकते हैं 10, इसमें सेकंड सेल कंप्लीट होगा, थर्ड सेल स्टार्ट होगा 2p 3s2 3p5, 3p5 में करेंगे तो p सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 2 3 4 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन ये हुआ। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, l की वैल्यू जो आएगी 1 आएगी, m की वैल्यू कोई भी हो सकती है, -1 0 +1 इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसमें -1 हो सकती या फिर 0 हो सकती या फिर +1, ऑर्बिटल कोई भी हो सकता है। स्पिन क्या होगा, +½ होगा या -½ होगा, ये ऑप्शन आएंगे, बोलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ऑप्शन को जरा चेक कर लीजिए, ऑप्शन को जरा चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि s ऑर्बिटल आ गया, s ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सेल गड़बड़ हो गया, शेल की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, यही आएगा, यहाँ पे l की वैल्यू 3 लेकिन ऑर्बिटल गलत है। बात समझ में आई। यहाँ पे सेकंड सेल गिवन है, सेकंड सेल में होगा नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, थर्ड सेल में। p सब सेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, l जो कैसे ये बताया था ना, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, याद करिए, है ना, 0, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वही आएगा, यहाँ पे यहाँ पर सेकंड सेल नहीं होगा, यहाँ पे सेकंड सेल नहीं होगा, यहाँ पे थर्ड सेल सही है ना, लेकिन थर्ड सेल सही है तो s ऑर्बिटल नहीं होगा, l की वैल्यू 0 s ऑर्बिटल पे नहीं आएगी। बात समझ में आई। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है मेरे पास जो नोट है 5 6 7, 5 6 7 5 में लोएस्ट एनर्जी लेवल G सबशेल इज पॉसिबल इन, G कहां से स्टार्ट होता है, G सबशेल कहां से स्टार्ट होता है, राइट, फिफ्थ सेल से स्टार्ट होता है, लोअर एनर्जी लेवल का G कहां मिलेगा, फिफ्थ सेल में मिलेगा, क्लियर।
नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, 6 and 7th। 6 क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथियम टू स्पीसीज डिपेंड अपॉन, लिथियम का कॉन्फिगरेशन लिखें। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3, 1s2, 2s2, 2p1, 2s2 नहीं 2s1, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब उसने बोला है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकाल देंगे, एक यहाँ से निकलेगा तो इट कम एज 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन कैरिंग, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, 1 इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन एटम। और 1 इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन एटम में बताया था शेल में डिफरेंस होता है, सब शेल में डिफरेंस नहीं होता। तो वहां पे बताया था ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। तो इनमें शेल में डिफरेंस आएगा लेकिन सब शेल में डिफरेंस नहीं आएगा, याद आया? तो वहां पे लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओनली n। अगर l पर डिपेंड आएगा तो n प्लस एल, m पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम बोलते हैं n प्लस एल प्लस m, क्यों नहीं होता? m इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे m डिजनरेट होते हैं। n और l सेम होंगे जब मल्टी इलेक्ट्रॉन होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए n और l दोनों चेंज होंगे, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ओनली n चेंज होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में केवल n चेंज होगा, n, इसलिए वहां पे केवल n होता है, यहाँ पे n प्लस एल होता है। ठीक है, क्लियर? तो प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर तब होता है जब वहां पर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होते। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है ना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए लाइक हाइड्रोजन एटम, ये ऑर्डर बताया गया है जिसमें n में डिफरेंस होगा, सेल में डिफरेंस होगा, सब सेल में डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजीमुथल दोनों लिखा है तो गलत हो गया। प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक तो n प्लस एल प्लस m कभी नहीं होता, वो तो वैसे ही गलत है। एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन n प्लस एल प्लस एल s तो कभी नहीं होगा। चारों को जोड़ दिया, n प्लस एल प्लस m प्लस s, s तो बताया था आर्बिट्रेरी क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो 2 ही केस बनते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें तो 2 ही केस बनेंगे जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो n प्लस एल रूल। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ओनली n विल वेरी। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n वेरी करेगा, सब शेल में डिफरेंस नहीं आएगा। ये एक ही एनर्जी लेवल पे होंगे 2s 2p, लेकिन ये एनर्जी में डिफरेंस तब होगा जब वहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब ये 2s लोअर पे जाएगा 2p से, 3s लोअर पे आएगा 3p से। अभी ये सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। मैंने नोट्स में शेयर किया है, नोट्स को पढ़ते हैं तो क्लियर समझ में आ गया होगा। बोलिए, क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे ठीक है, तो इस 7th क्वेश्चन पे अगर जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कब आएगा? हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट समझ में आएगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। तो अब इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देख लीजिए, ये कौन सा है? D4। D4 में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे तो कितने आएंगे? 1 2 3 4। D2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे? D सबशेल में 1 2। D5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, यही आएगा 1 2 3 4 5। D7 में पेयरिंग हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर ये आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? √35 √n+2 से, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट बोले तो। राइट, क्लियर? नेक्स्ट 7th के बाद 8th 9 10। 8th की बात करें तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस, मल्टीप्लिसिटी का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? n/2, वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है 2s + 1।
मल्टीप्लिसिटी एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी में डिफरेंस है। ये 2s+1 आएगा। वहां मल्टीप्लिसिटी बोला गया जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये जो आएगा यहाँ पे s जो होगा ये n/2 यही आता है। अब यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछा है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर आप देखिए D7 पूछा गया है। D7 सिस्टम में 1 2 3 4 D7 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए 4 आए, तो इसके लिए वैल्यू रखिए 4/2 दैट इज 2। तो आंसर क्या आएगा, सॉरी 7 में 4 नहीं है, 3 आएगा। ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे तो यहाँ पे अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए। इसका कोई रोल नहीं है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कोई रोल नहीं है, यहाँ केवल मल्टीप्लिसिटी पूछी गई है। तो इसमें यहाँ पे रख दीजिए क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3/2 ये आंसर आ गया। हाँ मैंने 6 ब्लॉक बना दिए, एक हटा देते। ठीक है 5 आएंगे इसमें जो है 5 बनाओगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए 3/2 ये आ गया। नेक्स्ट √35 इज मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला आपको बताया गया था √NL+2 मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट √35 होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था, जब ऑर्बिटल होते हैं तो वो डिजेनरेट रहते हैं, सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं 1 2 3 4। लेकिन इसके अक्रॉस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल लगा दें, ठीक है, अगर हम इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगा दें या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट कर जाएंगे अलग अलग एनर्जी लेवल पे। तो कितने ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे, हाँ कितने ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे, जिसको जीमान इफेक्ट बोला था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो स्टार्क इफेक्ट, कितने स्प्लिटेड ऑर्बिटल आएंगे 5। तो इसके बोलते हैं 5 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब नॉन डीजनरेट मतलब अलग एनर्जी लेवल, डीजनरेट सेम एनर्जी लेवल, 5 फोल्ड नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल बनेंगे। ऑर्बिटल्स बनेंगे 5 फोल्ड नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल। नॉन डीजनरेट मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग आएगा। आगे यहाँ पे पी सबशेल लगा देंगे तो कितने डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल आएंगे, 3 आएंगे। एफ होगा तो कितने डिफरेंट एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल आएंगे, 7 आएंगे। तो इसीलिए बोला गया है एस में नो स्प्लिटिंग वुड बी देयर, क्योंकि एस इज हैविंग ओनली 1 ऑर्बिटल, क्योंकि वही सबशेल है वही ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 5 फोल्ड डीजनरेट यही केस आएगा, क्योंकि डी सबशेल की बात की गई है। 3 फोल्ड डीजनरेट कब होता है, जब वहां पे क्वेश्चन में पी सबशेल पूछा जाता। 7 फोल्ड नॉन डिजनरेट कब होता है, जब वहां पे क्वेश्चन में एफ सबशेल पूछा जाता। बोलिए, बात समझ में आई। फोल्ड मतलब टाइप के, कितने डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट फोल्ड मतलब टाइप, 5 टाइप के डिफरेंट एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल। 5 फोल्ड मतलब कितने टाइप के ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। एस में लिखा होता तो एस में स्प्लिटिंग कभी नहीं हो सकती, एस में ऑर्बिटल ही एक है, ऑर्बिटल को थोड़ी ब्रेक कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन की वो ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल फर्दर स्प्लिट नहीं करते, एक ऑर्बिटल को फर्दर थोड़ी कर सकते, सबशेल स्प्लिट करता है। ठीक है, तो बताया था एस ही सबशेल है, एस ही ऑर्बिटल है।
p सबशेल स्प्लिटेड इनटू 3 डिफरेंट ऑर्बिटल, जिसको 3 फोल्ड नॉन डिजेनरेट बोल सकते हैं। d सबशेल, ठीक है, सारी चीजें नोट्स में नहीं होती, कुछ नोट से बाहर की भी आती हैं, ठीक है, बहुत बेसिक बात है ये। डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट का मतलब क्या है? डिजेनरेट सेम एनर्जी लेवल, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो नॉन डिजेनरेट हो जाएगा। नॉन डिजेनरेट का मतलब नॉन प्रीफिक्स आ गया तो उसकी एनर्जी अलग अलग होगी, और ये बेसिक बात है, जब नॉर्थ एंड साउथ पोल पे रख देंगे तो एनर्जी ऑर्बिटल की सेम नहीं रहेगी, अलग अलग एनर्जी आएगी। तो कितने टाइप के डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल बनेंगे? 5 टाइप के। तो इसी को बोला गया 5 फोल्ड मतलब टाइप ऑफ नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करेंगे तो ऐसे ही फील्ड हम कोई भी लगा दें, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव फील्ड लगा दें, पॉजिटिव निगेटिव का मतलब चाहे नॉर्थ साउथ कर दें। तो यहीं पे अगर हम जो है, अगर हम निगेटिव फील्ड लगा दें या पॉजिटिव फील्ड लगा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव के केस में स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जीमैन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सभी के केस में स्प्लिटिंग हो जाएगी। यही इसी कॉन्सेप्ट को जो है जो आपका क्लासिकल मॉडल है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर? बात समझ में आई? नॉन डिजेनरेट का मतलब एनर्जी उनकी सेम नहीं रहेगी, एनर्जी डिफरेंट होगी। नॉन डिजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी, डिजेनरेट पढ़ाया गया है, उसके आगे प्रीफिक्स लगा दो नॉन, तो क्या हुआ? उनकी एनर्जी सेम नहीं हुई। डिजेनरेट मतलब सेम, नॉन डिजेनरेट मतलब नॉट सेम, नॉट सेम एनर्जी। तो नॉट सेम एनर्जी मतलब डिफरेंट एनर्जी, तो उनकी एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर? नेक्स्ट, इसमें ठीक है, ये आपका 9th हो गया। 10th का भी डाउट है, फेरस आयन में नॉट इक्वल। तो यहाँ पे फेरस आयन का कॉन्फिगरेशन अगर हम लिखें तो क्या आएगा? आर्गन 18, पहले एटम का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 3d6 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? पहले हायर एनर्जी लेवल से आ जाएंगे, d6 कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। d6 अब क्या नॉट इक्वल टू, d6 में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करिए, कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसमें देखो किसके साथ सिमिलर होगा? p इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, नियॉन में p इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नियॉन जिसका टर्म में z है, तो इसमें p में तो कोई अनपढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्लियर? इसमें 0 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी 0 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें करेंगे तो ये d6 कॉन्फिगरेशन यही आएगा, क्योंकि एटम में आपका क्या हो जाएगा? ये तो यही रहेगा, s हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? C आएगा। d6 और कॉन्फिगरेशन, एक मिनट, d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, तो d इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, तो यहाँ पे p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं क्लोरीन में? 5 आए, और यहाँ पे हम 6 करेंगे तो ये गड़बड़ आ गया ना। नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज नॉट इक्वल। अच्छा ठीक है, तो p इलेक्ट्रॉन, अब देखो, अब 1 बाय 1 इसको देखें, थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखाता हूँ। p इलेक्ट्रॉन के अगर बारे में देखेंगे तो p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, तो p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन को कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, p इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हुए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ उसमें भी फेरस आयन में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? d इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? d इलेक्ट्रॉन वो भी 6 थे, अभी बताया था ना। तो ये सेम आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू p इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन। सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वहां पे, जो ये था कि mg में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? s। तो mg में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मैग्नीशियम में s इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 1s2 2s2 2p6,
3s2 एस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो दो ये और दो ये ऐड करिए, टोटल कितने हुए एस इलेक्ट्रॉन? 6 हुए। ये भी सही है। तो उसने बोला था कि यहाँ पे नॉट इक्वल, तो ये सही हुआ। फिर डी इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, इन डी इलेक्ट्रॉन्स इन एफई एटम में 26 हुआ। डी इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फिगरेशन डायरेक्ट हम आर्गन के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं। आर्गन 18 रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे थर्ड सेल कंप्लीट होगा, फोर्थ सेल स्टार्ट होगा। फोर्थ सेल का पहला सब सेल एस होगा, मतलब किसी भी सेल का। अब इसमें जब करेंगे डी इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, तो यहाँ पर भी बोला गया है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इसमें है पी इलेक्ट्रॉन्स, 6 हैं इसमें एस इलेक्ट्रॉन, 2 और इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सारे हो गए। नॉट इक्वल पूछा गया है, तो नॉट इक्वल वाला केस क्या होगा? क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन जब दिखाएंगे, ठीक है। तो क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये D6 हो गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं नियॉन, या पूरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको पूरा लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, उसने p इलेक्ट्रॉन्स बोला है। p इलेक्ट्रॉन्स देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे क्लोरीन में p इलेक्ट्रॉन्स इन Cl, p इलेक्ट्रॉन्स इन Cl कितने आएंगे क्वेश्चन में? p इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है 6 यहाँ है और 5 यहाँ है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 11 हो गए। इट इज नॉट इक्वल टू 6। तो आंसर क्या हुआ? ये आया। बात समझ में आई? तो उसने बोला है किस एटम में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आयरन के डी इलेक्ट्रॉन से इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वहां देखो लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन में लिखा था कि इसमें जो D6 कॉन्फिगरेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके इक्वल हैं। पी इलेक्ट्रॉन्स में 6, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके इक्वल होंगे। 2 + 2 + 2 6 आ जाएंगे, इसके इक्वल होंगे। D6 आएगा ही, इसके इक्वल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे 2p में 6 इलेक्ट्रॉन और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आंसर ये आएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट, इसमें मेरे पास 12वां क्वेश्चन है। क्या क्या लिखा है इसमें? p इलेक्ट्रॉन्स इन Mg, 5 नहीं होगा, यहाँ पे 11 लिख लीजिएगा, करेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। ये 11 आएंगे। इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिएगा 5 6 + 5, क्योंकि 6 यहाँ पे है, ये 6 और ये 5, ठीक है। क्लियर? ये करेक्शन कर लेना। ठीक है। Cl में फुल फिल रूल नहीं लगेगा, मैंने बताया था। हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद, मैंने साफ साफ लिखवा दिया। SnP सबशेल में फुल फिल हाफ रूल नहीं लगता। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है 12th क्वेश्चन है मेरे पास। 12th जो क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे देखेंगे मेरे पास डाउट जो आया था 12, 13 एंड 14 का आया था। अभी मैं ज्यादा डाउट ले रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 12th में, इफ Hund's rule is not followed, Hund's rule अगर फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा? स्टार्टिंग में पेयरिंग करा देंगे। मैग्नेटिक मोमेंट Fe 3+ Mn2+ and chromium all having 24 electrons will be in order। अगर Hund's rule फॉलो नहीं होता है तो क्या होगा? ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखें इस केस में, तो ये कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे? Fe2 Mn2 और क्रोमियम, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक बार Fe का
केस ले लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा 26। देखिए एटॉमिक नंबर 26, लेकिन देखो उसके बाद प्रोटॉन 26 होंगे इसमें, ये प्रोटॉन लिखे जा रहे हैं एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 हट जाएंगे, आर्गन 18 3d6 4s2, 4s से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, फिर Mn1 मतलब प्रोटॉन तो इसमें 25 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, आर्गन 18 3d5 4s1, ये बचेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ऐसे क्रोमियम, क्रोमियम 24, आर्गन 18 3d5 4s1, ये लिखते हैं। अब उसने बोला है कि अगर यहाँ पे हुंसुल वॉलेट होता है, मतलब पहले आप पेयरिंग करा दो, तो उस केस में क्या होगा कि हैविंग 24 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो कैसे होगा इसको जा देखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे हुंसुल को वॉलेट कराते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में हम क्या करेंगे 1 2 3 4, तो पहले पेयरिंग करा देंगे वॉलेट हुंसुल, क्या कहता है कि आप पेयरिंग पहले नहीं करा सकते, तो हुंसुल को वॉलेशन है, तो अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन में पहले ही पेयरिंग करा देंगे, ये हुआ। इसमें अगर हम करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे हाफ फिल्ड फुल फिल्ड रूल तब लगेगा जब हुंस रूल फॉलो होता है। एक्चुअल में ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था, हाफ फिल्ड रूल कब लगा था। एक्चुअल में इसका कॉन्फ्यूजन आप देखोगे तो ये है क्या, ये तो एक्चुअल में 2 है और ये 4 है या नहीं है, राइट। इसको अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल में 4 है, ये 2 है। अब अगर आपने हुंस रूल को फॉलो किया तब तो ये 5s1 और 5d1 और 4s1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वॉलेट हो रहा है, तो वॉलेट हो रहा है तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे d4 इलेक्ट्रॉन्स ये आएंगे और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये वाला केस आएगा। अब यहाँ पे हाफ फिल्ड रूल नहीं लग रहा है, हाफ फिल्ड रूल इज नॉट फॉलोइंग, क्यों, जब एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी इन हाफ फिलिंग, यहाँ पे जब आपने हुंस रूल का वायलेशन कर दिया तो हाफ फिल्ड रूल इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल हेयर व्हेन हुंस रूल इज वायलेटेड। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0। अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या आएगा, यही केस आएगा 0 1 0, यही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसने पूछा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्डर, तो किस में 0 थे, अब देखिए किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 थे, Fe में 0 थे, Mn में 1 था, इसमें 0 मैंने दिखाया, वही लिखा है, तो इसमें 0 0 एंड Mn में 1, ये आंसर आएगा। क्लियर, हुंस रूल को वॉयलेट करते हुए देखना है, उसने साफ यहाँ पे कंडीशन लिख दी है, ये कंडीशन लिख, इसको वॉयलेशन करते हुए तब आंसर देना है, अगर उसको फॉलो कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम में हाफ फिल्ड रूल नहीं लगेगा, क्योंकि क्रोमियम में जब आपने वॉयलेशन करा दिया तो 5, ठीक है, d4 कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने वॉयलेशन नहीं कराया तो 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तब इलेक्ट्रॉन क्या आएगा s से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जब आपने हुंस रूल को वॉयलेट ही कर दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, एक्सचेंज पेयर बनेंगे नहीं, एक्सचेंज पेयर कम हो गए ना, क्लियर। Mn में फुल फील्ड हाफ फील्ड रूट कहीं नहीं लगेगा, Mn में d5 कॉन्फ़िगरेशन है, डिफिशियंसी नहीं है। Mn में जब डिफिशियंसी होगी एक इलेक्ट्रॉन की, जब d4 होगा तब लगेगा, वो क्रोमियम पे लगेगा ना कि Mn पे। Mn पे हाफ फील्ड रूल थोड़ी लगेगा, क्रोमियम पे लगेगा। बात समझ में आई, तो आई थिंक क्लियर। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे 13 14,
13 मैंने कर दिया, इसमें 12 हो गया 13। इफ देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स की, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पोटेशियम इज। अब वो वैसे तो हम क्या करते हैं, पॉसिबल वैल्यू 2 ही देते हैं, आर्बिट्रेरी है, उसने बोल दिया एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले ली कि जो है एक हाइपोथेटिकल केस जिसमें ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम डाल सकते हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल। वैसे तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हुए आपको आंसर देना है, राइट। तो अब यहाँ पे इसमें एमएन का पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखिए तो पोटेशियम के कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, पोटेशियम 19। अब 1s2 नहीं लिखेंगे, 1s3 लिखेंगे, 2s2 नहीं लिखेंगे, 2s3, क्योंकि ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन जाने की बात कर रहा है जिसकी वैल्यू +½ -½ एंड 0 है। एंड 2p9, क्योंकि ऑर्बिटल 3 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 9 होंगे। अब ये काउंट करिए कितने हो गए, 15 हो गए, 15 हो गए। तो इसके आगे वाला जो 3s क्या आएगा, 3 क्या आएगा, 18 हो गए। अब जो आएगा वो 3p1 आएगा, 19। ठीक है। तो वैसे तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होता है, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन लिखे हुए ये हाइपोथेटिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखिए तो पूछा गया है अगर हम ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं यही आ रहा है, मैंने जो लिखा है ये आंसर आएगा। बोलिए 14 क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है, 14 क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं, ये मेरे पास लिखा है विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटॉमिक ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज शोइंग सेम मैग्नेटिक बिहेवियर। अब यहाँ पे आपको सबके मैग्नेटिक बिहेवियर से मतलब उसमें मैग्नेटिक मोमेंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे नियॉन एटॉमिक नंबर इसमें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन भी 0 आएंगे और इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे। 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर सेम होगा। ठीक है, क्लियर। दोनों डायमेटिक हैं, ठीक है, दोनों डायमेटिक होंगे। बाकी में एक डायमेटिक पैरामेटिक होगा तो इसके अलावा कहीं ना कहीं उनका मैग्नेटिक बिहेवियर अलग होगा। डायमेटिक स्पीसीज बताया था मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे रिपल्शन शो करता है, और पैरामेटिक स्पीसीज या सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो आएगा वो जो है 14 हो गया। फिर मेरे पास जो है वो 15 16 का बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इन एनी सबशेल। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इन एनी सबशेल, तो किसी भी सबशेल में, सबशेल जैसे सपोज हमने डी सबशेल ले लिया, कितने ऑर्बिटल होंगे डी सबशेल में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबशेल क्या होता है, सबशेल में ऑर्बिटल होते हैं 2l+1, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए। होता है नहीं होता है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, लेकिन उसने बोला है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। तो सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर तब होगा जब उसके एक ही स्पिन होगी अकॉर्डिंग, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो यही आंसर आएगा, दैट इज 2l+1। इनकी स्पिन सेम होगी तो 2l+1 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी स्पिन अपवर्ड होगी और 2l+1 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी स्पिन डाउनवर्ड होगी। टोटल इलेक्ट्रॉन इन सबशेल जो होंगे वो दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आ जाएगा। क्लियर। बोलिए बात समझ में आई। क्लियर, सेम स्पिन की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे
अब यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन है वो 16 हो गया। किसी ने 18 पूछा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 18 में पूछा गया है, ये आप पे ऑर्बिटल गिवन है, कैलकुलेट x माइनस वाई माइनस जेड, हेंस x इज द टोटल नंबर ऑफ जीरेड ऑर्बिटल। जीरेड ऑर्बिटल किसे बोलते हैं? जिनमें नोडल प्लेन इवन नंबर में होंगे। y इज द टोटल नंबर ऑफ अनजीरेड ऑर्बिटल, राइट, और z इज द टोटल नंबर ऑफ एक्सियल ऑर्बिटल। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू लेने, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकाल लें। तो गिवन ऑर्बिटल में जीरेड ऑर्बिटल p क्या है? जीरेड अनजीरेड? अनजीरेड है, d जीरेड होगा नहीं, हाँ जीरो आएगा, जीरो नोडल प्लेन होते हैं। ये भी जीरेड होगा और ये भी जीरेड होगा। तो जीरेड कितने हुए? 3 हो गए। p अनजीरेड है, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ अनजीरेड ऑर्बिटल, अनजीरेड ऑर्बिटल एक ही आएगा, 1 ओनली p ऑर्बिटल। टोटल नंबर ऑफ अनजीरेड ऑर्बिटल z, टोटल नंबर ऑफ एक्सियल ऑर्बिटल इन विच इन अबव ऑर्बिटल। तो p भी एक्सियल है, p में नॉन एक्सियल कभी नहीं होता है, इसलिए वहां पे p को एक्सियल नॉन एक्सियल यहाँ का ही नहीं बताएगा। d सबशेल में एक्सियल d ऑर्बिटल और नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल दोनों हैं, p ऑलवेज एक्सियल होगा। तो एक्सियल ऑर्बिटल की बात हो रही है, p आएगा 1 2 3, ये नॉन एक्सियल होगा, ये 3 आएगा। ये वैल्यू रख दीजिए, x 3 माइनस वाई 1 प्लस 3, यही तो है। तो कितने वैल्यू आ गई? 5 आ गई। बात समझ में आई? क्लियर? नेक्स्ट, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये मैंने डीपीपी पूरी कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब मैं अगली डीपी अगली क्लास में करूंगा, नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, तो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए DP4 अगली क्लास में कर लेंगे। तो नए चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहले तो दूसरा जो चैप्टर आता है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं पढ़ रखा है जितना IT लेवल पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे, मैं शेयर करूंगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। बाकी मैं क्लास नोट्स डेली का डेली शेयर करता हूँ, उससे आप नोट्स बनाएं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो चैप्टर है, इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। क्वेश्चंस हो सकता है इससे उतने अच्छे नहीं आते हों, या जेई मेंस में तो आते हैं, लेकिन एडवांस में उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो काफी अलग चैप्टर में होता है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में होता है, सारे एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। तो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही रिक्वायर्ड है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा। थोड़े से क्या होता है कि जब टीचर आपको पढ़ाते हैं जैसे ऑर्गेनिक में, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है, तो इसको इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये हम कहते हैं कि आपका बेस तैयार करता है अबाउट द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो होता क्या था कि स्टार्टिंग में थोड़ी इसकी केमिस्ट्री तो अभी बाद में आएगी, इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं जो आप सभी जानते हैं। अभी केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे। तो हिस्ट्री ये है कि सबसे पहले जब एलिमेंट नंबर में कम थे, तो वहां पे एक उनको हम उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से याद कर लेते थे, ठीक है। उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से कैसे याद कर लेते थे कि जैसे एलिमेंट कम है तो मेटल, ठीक है, ये कैटायन बनाएगा, ये एनायन बनाएगा, इस टाइप से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुए, जब एलिमेंट नंबर में ज्यादा होने लगे, तो ये फील हुआ कि देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। अगर एटम ऑफ एलिमेंट का सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन होगा, तो इतने ज्यादा नंबर में एलिमेंट को हम इजिली
जो है याद कर पाएंगे या उनकी प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे। तो इस डायरेक्शन में जो पहला एफर्ट था वो साइंटिस्ट लेवोसिए का था। लेवोसिए वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने उस समय जो नोन एलिमेंट थे उन देन नोन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इनटू टू क्लास, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे एलिमेंट आए जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते थे। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलाइट। तो पहला जो एफर्ट था दैट वाज ऑफ लेवोसिए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन तो लेवोसिए वाज फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या किया, जो उस समय एलिमेंट थे उनको दो क्लास में डिवाइड किया, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। लेकिन कुछ समय बाद ऐसे भी एलिमेंट आए जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से सिमिलर थी। इन केस ऑफ मेटलाइट दिस क्लासिफिकेशन क्या हुआ, गेट फेल्ड, राइट। ये क्लासिफिकेशन फेल हुआ क्योंकि अब वहां पे ये बात है कि इस टाइप के एलिमेंट को हम कहाँ पे रखें, मेटल के साथ रखें या नॉन मेटल के साथ रखें। तो ये जब डिफिकल्टी आई तो फिर इस क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया इन केस ऑफ मेटलाइट। ठीक है, ये आई थिंक ये सारी आप जो है हिस्ट्री का पार्ट है, ये आप सब जानते हैं। तो क्या हुआ, दिस इन केस ऑफ मेटलाइट दिस क्लासिफिकेशन ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन गॉट फेल्ड। ठीक है, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट जो एफर्ट था वो साइंटिस्ट एक डबनर थे, उन्होंने क्या किया, उस समय जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या किया कि उन नोन एलिमेंट्स को अरेंज किया इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। उस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को क्या बोला गया, ट्राइड। और उन्होंने कहा कि ये जो ट्राइड हैं इनमें जो एलिमेंट आते हैं ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं उसके लिए उन्होंने बताया, जो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट है दैट इज द एवरेज मास ऑफ अदर टू फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। और इस बिहाफ पे उन्होंने ट्राइड फॉर्म किए। तो जब उन्होंने ट्राइड बनाया तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का ट्राइड बन गया। ठीक है, ऐसे ही सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम का ट्राइड बन गया, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ट्राइड बन गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का ट्राइड बन गया। लेकिन सारे एलिमेंट के ट्राइड वो नहीं बना पाए। उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे, all then known elements could not be arranged in the form of triad. That's why this classification of Debnaer also discarded, क्योंकि उस समय सारे एलिमेंट्स को ट्राइड के फॉर्म में प्लेस नहीं किया जा सका। जो नेक्स्ट एफर्ट था वो आपका किसका था, that was of Debnaer law of triad। तो Debnaer law of triad क्या कहता है, ठीक है, Debnaer law of triad ये कहता है, ठीक है, कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड तो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ ट्राइड। जैसे उन्होंने कुछ इस रेस्पेक्ट में बताया कि जो है एक ट्राइड कुछ बना के दिखाए उन्होंने, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम एटॉमिक मास अगर इसका देखें तो इसका 7 होता है, इसका 29 होता है, इसका 39। अभी आप मोल पढ़ रहे थे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अब इसको अगर हम करेंगे तो इसकी एटॉमिक एवरेज मास निकालें, अर्थमेटिक मीन, एवरेज मास अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, 39, 23 आएगा, और यही एटॉमिक मास किसका था, सोडियम का था। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया
कि जो है एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास या एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट या थर्ड एलिमेंट ऑफ द ट्राइड। एक ट्राइड उन्होंने और बनाया, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसको एटॉमिक मास अगर कैल्शियम का देखें तो 40 होता है, इसका जो होता है 137 होता है। इसका अरिथमेटिक मीन या एवरेज मास निकालिए, कितना आएगा? 40 प्लस 137 बाई 2 कितना आया? कितना आया? 40 एंड 1 दैट्स 88.5। और ये जो था वो देखा गया तो 88 ही एटॉमिक मास था। तो ये दूसरा ट्राइड बना। ये अल्कली मेटल का एक ट्राइड, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का ट्राइड। अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल समझते हैं। ऐसे एक ट्राइड उन्होंने हैलोजन का बनाया, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एटॉमिक मास अगर देखें क्लोरीन का 17 पॉइंट कितना होता है? 5 नहीं 17 तो एटॉमिक नंबर, 30.5 17 तो एटॉमिक नंबर होगा। यहाँ पे एटॉमिक मास की बात हो रही है, तो एटॉमिक मास होगा 35.5, ये होगा 127। इसका अरिथमेटिक मीन निकालें एम, कितना आएगा? 35.5 प्लस 127 बाई 2। एवरेज वैल्यू कितना आएगा? एवरेज वैल्यू 81.25। तो लगभग ये 80 के बराबर था, तो ऑलमोस्ट इक्वल। तो उन्होंने यही बोला कि जो है एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ अदर टू एलिमेंट ऑफ ट्राइड। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने एक और ट्राइड बनाया, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम का अगर एटॉमिक मास देखें, सल्फर का जो आएगा वो 32, इसका जो आएगा टेलुरियम का 127 ही होता है, अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं तो। ठीक है, इसको जब बनाएंगे, इसका अरिथमेटिक मीन लेंगे, एवरेज मास लेंगे, तो क्या आएगा? 32 प्लस 127 बाई 2 कितना आया? 79.5 आया। इसी को हम लगभग बोल देते हैं ये 79 के पास का है। तो कुछ काफी हद तक उन्होंने एलिमेंट्स को ट्राइड के फॉर्म में अरेंज किया, बट ऑल देन known elements could not be arranged in the form of triad, therefore this classification has been discarded. ठीक है, तो however all then known elements could not be arranged in the form of triad. Hence, this classification also has been discarded. उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। क्लियर? बात समझ में आई? फिर नेक्स्ट जो एफर्ट्स था वो किसका था इस डायरेक्शन में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में? मेंडलीफ का भी नहीं आया। न्यूलैंड्स ऐसे साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। न्यूलैंड्स थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर गए। एक्चुअल में न्यूलैंड्स को जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो मेंडलीफ ले गए। न्यूलैंड्स क्या हुए, थोड़ा वो म्यूजिक के शौकीन आदमी थे, तो सारे गामा के चक्कर में फंस गए। उन्होंने बोला कि जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन एवरी एथ एलिमेंट इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन एलिमेंट, जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट्स ऑफ ऑक्टेव, सारे गामा पा धा नी सा।
और उन्होंने इंटरवल को फिक्स किया। देखिए अब मैं दोनों में सिमिलर, दोनों को कोरिलेट कर रहा हूं। मेंडलीफ ने भी यही किया था और न्यूलैंड्स ने भी वही किया। मेंडलीफ ने क्या किया, देन नोन एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। न्यूलैंड्स ने भी वही किया, उस समय जो नोन एलिमेंट्स थे उनको भी अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने इंटरवल को फिक्स किया कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से प्रॉपर्टी में सेम होगा। ये न्यूलैंड्स ने इंटरवल को फिक्स कर दिया। तो हुआ क्या, कैल्शियम के बाद इंटरवल चेंज हुआ। कैल्शियम के बाद एलिमेंट क्या हुआ, 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी में सेम नहीं हुआ, 18वां एलिमेंट प्रॉपर्टी में सेम हुआ, फिर 18वां एलिमेंट प्रॉपर्टी में सेम हुआ, फिर 32 प्रॉपर्टी में सेम हुआ। तो मेंडलीफ ने यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया, उन्होंने स्मार्ट अप्रोच लगाई। मेंडलीफ देख चुके थे कि न्यूलैंड्स यहाँ पे फेल हो चुके हैं, तो उसने थोड़ी सी स्मार्ट प्ले किया। उन्होंने कहा कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल, उन्होंने इंटरवल को फिक्स नहीं किया, उसको घुमा दिया। तो मेंडलीफ ने बोला कि जब हम अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, वो इंटरवल का नाम नहीं दिया उन्होंने, उसको घुमा दिया, गोलमोल कर दिया, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। और ये जो क्रेडिट न्यूलैंड्स को मिलना चाहिए वो मेंडलीफ उड़ा ले गए। और न्यूलैंड्स सारे गामा के चक्कर में जो है पहले जितना एफर्ट्स लगाया था वो उनको नहीं मिला, राइट। तो जो है न्यूलैंड्स ने काफी अच्छा काम किया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि न्यूलैंड्स के वर्क को देखते हुए मेंडलीफ ने उसको स्मार्ट प्ले किया, स्मार्ट अप्रोच लगाई और क्रेडिट लूट ले गए न्यूलैंड्स का। और खुद जो है क्रेडिट टेबल के जो है वो ये क्या बोलते हैं फर्स्ट नाम उन्होंने किया कि, और उन्होंने एक चीज और कर दी कि जो इन्होंने सारेगामा की जगह उन्होंने थोड़ा टेबुलर फॉर्म दे दिया। तो मेंडलीफ वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव क्लासिफिकेशन इन टेबुलर फॉर्म। ये भी एक मेंडलीफ का जो क्या था, मेरिट था, ठीक है। तो फादर ऑफ प्रेडिक्ट टेबल जो था वो न्यूलैंड्स बनने के बजाय कौन बन गए, मेंडलीफ बन गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया। उस समय जो नॉन एलिमेंट्स थे वो जो है उन्होंने ऐसे किया कि हाइड्रोजन हीलियम तो था नहीं, जैसे हाइड्रोजन उस समय नोबल गैस नहीं थे, ठीक है, तो हीलियम को छोड़ देते हैं। देखिए एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लगभग सेम होगा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ये लिया, जिसमें पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम था नहीं उस वक्त, वो तो बाद में डिस्कवर हुए मेंडलीफ के बाद, ठीक है। फिर लिथियम, सोडियम, नहीं एटॉमिक नंबर बोले तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8th एलिमेंट क्या हुआ, हाइड्रोजन से सिमिलर हुआ। फिर फ्लोरीन के बाद नियॉन था नहीं, फिर एटॉमिक नंबर, हम देखो लिख रहे हैं एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक नंबर को दिमाग में रख के आप कर सकते हैं, मास और एटॉमिक नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो इतने सारे एटॉमिक मास हमें याद नहीं है, एटॉमिक नंबर हमें जरूर याद है, तो लगभग ऑर्डर वही रहता है, ठीक है। तो फिर आपका मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर 14 सिलिकॉन आएगा, फिर 15 फास्फोरस आएगा, 16 सल्फर आएगा, ये एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ। फिर 17 यहाँ पर क्लोरीन आ गया, फिर 18 आर्गन नहीं होगा, फिर पोटेशियम 19 आ जाएगा और कैल्शियम 20। अब इसके आगे वो आपका फेल हो गया सारे गामा। कैसे, जैसे उन्होंने कहा सारे गामा, तो आपका वो पाधा निसा, ठीक है। तो ये फिर ये सा पे आ गए। लेकिन आप देखो ये म्यूजिकल नोट्स ऑफ ऑक्टेव इंडिया में सारे गामा चलता है, फॉरेन में सारे गामा नहीं चलता, समझे नहीं, वहाँ अलग बीट चलती है। तो खैर समझाने के लिए अपने लैंग्वेज में सारे गामा बता दिया गया है, लेकिन वहाँ पे बीट डिफरेंट होती है। हिंदी वहाँ कोई थोड़ी जानता है सारे गामा की,
तो लेकिन होते वो जो है म्यूजिक के 8 नोट ही हैं। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो बोलते हैं वो इसी से बेस्ड है। तो ये क्या हुआ, आफ्टर कैल्शियम दिस क्लासिफिकेशन कुड नॉट बी फॉलोड। ठीक है, ये जो है फॉलोड नहीं हुआ और इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। दिस क्लासिफिकेशन could not be followed, hence discarded। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई? हाँ, तो बीट जानता है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तो दिमाग लगा, बीट पे दिमाग मत लगाना। ठीक है, अभी तो केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर म्यूजिक बाद में करना। क्लियर, ओके। तो अब नेक्स्ट जो एफर्ट था वो किसका था? तो न्यूलैंड्स का भी ये अपा क्लासिफिकेशन क्या हुआ, ये फेल हुआ। द नेक्स्ट एफर्ट्स वाज ऑफ, किसका था? लोथरमेयर ने क्या किया? तो लोथरमेयर ने क्या किया? लोथरमेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, लोथरमेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। एक्चुअल में जो लोथरमेयर का एफर्ट था, जैसे कुछ होता है ना, ये इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बोला कि चीज को सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई करने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में एक प्लॉट किया। इधर एक साइड उन्होंने एलिमेंट का एटॉमिक मास लिया, दूसरी साइड एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक मास ये होगा एक साइड, और दूसरी एक्सिस पे उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम लिया। एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे समझ गए क्या होता है वॉल्यूम? एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी होता है ना, वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, राइट। तो अब उन्होंने क्या किया, ये कर्व को प्लॉट किया और उन्होंने बताया जो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगे दे ऑक्युपाइड सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। कुछ इस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, एक आपका इस तरह ऐसे, और उन्होंने कहा जो पीक पोजीशन है दैट वर ऑक्युपाइड बाय अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ऐसे। और फिर उन्होंने कहा जो आपकी असेंडिंग पोजीशन है, ये असेंडिंग मतलब बढ़ती हुई पोजीशन, ये दो दैट आर ऑक्युपाइड बाय हैलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे डिसेंडिंग पोजीशन, उतरती हुई पोजीशन, ऑक्युपाइड बाय अल्कालाइन अर्थ मेटल, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब ये तो कुछ पोजीशन क्लियर थी, लेकिन बाकी एलिमेंट को अलग अलग पोजीशन पे रख के उसको बताना तो बहुत डिफिकल्ट था। तो इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन को सिंप्लीफाई करने के बजाय उन्होंने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो दूसरे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भैया आप तो रहने दो, हम क्लासिफिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बैठे हैं, आप तो इसको छोड़ दो, हम अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने क्या किया जो है कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर सिमिलर एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑन द कर्व। कुछ पोजीशन कर्व पे ठीक है, टॉप पोजीशन अल्कली मेटल के लिए हो गई, डाउन पोजीशन हैलोजन के लिए हो गई, लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स थे देन नोन, it was very difficult to remember all the then known elements on the position of their curve। ठीक है, तो इसलिए उनको लोगों ने कहा कि भाई आप तो छोड़ दो, हम अपने आप कर लेंगे। ठीक है, ये हम, इससे बढ़िया तो ये था कि इन एलिमेंट्स को हम अलग अलग प्रॉपर्टी से याद कर लेते, वो ज्यादा सही होता। पोजीशन पे इतने सारे एलिमेंट को, अब आप सोचिए इसके बीच में जो पोजीशन आएगी उसको डिस्क्राइब करके एलिमेंट्स को याद करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क।
तो लोथर मेयर को दूसरे साइंटिस्ट ने कहा, जो साइंटिस्ट की कम्युनिटी थी, कि भाई आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, आप लेजेंड हो, आप बहुत बड़े ज्ञाता हो, लेकिन क्लासिफिकेशन के लिए हम अपने आप कर लेंगे, इसको आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। तो उनके लिए जो है ये, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये क्लासिफिकेशन, तो ओवरऑल अगर हम बोले, दिस क्लासिफिकेशन वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर पोजीशन ऑफ ऑल देन नोन एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ कर्व। ठीक है, फिर एंट्री किसकी होती है कुछ समय बाद? मेंडलीफ की। अब मेंडलीफ तो ये सारा नाटक देख चुके थे कि पहले जितनों ने कर दिया, सारे क्लासिफिकेशन के सामने थे, कौन कौन फेल हुआ, किस किस रूट से आया। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने सारे रिजल्ट्स को देखा कि लेवासिया है, लेवासिया ने क्या किया कि देखा कि वहां पे मेटोलाइट के रेस्पेक्ट में ये फेल हुआ। फिर उन्होंने देखा कि डेबनायर ने ट्राइड बनाया, उसमें भी फेल हुआ। फिर उन्होंने देखा कि जो है न्यूलैंड्स आए, उन्होंने भी जो है डी इज अ डेंसिटी, जो डी है वो डेंसिटी है। वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला? मास अपॉन डेंसिटी होता है ना। तो ठीक है, तो उस केस में फिर उन्होंने न्यूलैंड्स को देखा, न्यूलैंड्स ने भी का उन्होंने देखा कि इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के ऑर्डर में, लेकिन इंटरवल पे फंस गए। तो उन्होंने थोड़ा सा स्मार्टली स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनको अरेंज हम करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एक सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। और उन्होंने एक लॉ बना दिया अपने नाम से कि physical and chemical properties of atom of elements are the periodic function of their atomic masses। मतलब कि एक पीरियड के बाद एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, जिसको क्या बोला गया? मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ये आपका डिमेरिट भी है, यही आगे आगे पढ़ेंगे। तो मेंडलीफ ने स्मार्ट प्ले करके जो स्टेटमेंट दिया था कि, लेकिन उसका कॉज नहीं बताया था, ठीक है, कि वाई एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, लेकिन उन्होंने स्मार्टली स्टेटमेंट दे दिया था। तो लेकिन मेंडलीफ का एक जो अचीवमेंट है, मेंडलीफ ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेबुलर के फॉर्म के बारे में सोचा। टेबल हमें क्या देता है? टेबुलर फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रोवाइड्स अस अ सिस्टमैटिक पैटर्न टू स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करें तो क्या है पीरियोडिक टेबल? Periodic table is a arrangement of atom of element according to their property in tabular form, right? Clear? बात समझ में आई? तो ये क्लासिफिकेशन है एटम ऑफ एलिमेंट का इन टेबुलर फॉर्म, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? विच प्रोवाइड्स अस स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। तो ये तो बात की हमने हिस्ट्री के बारे में। जो केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वो मेंडलीफ से स्टार्ट होती है। तो ये हिस्ट्री का पार्ट था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट में कैसे किन किन साइंटिस्ट से कंट्रीब्यूशन किए उन्होंने, और कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और जो इवोल्यूशन था ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट वो किस किस तरह हुआ। ठीक है, तो फिर एक्चुअल में ये पार्ट तो हिस्ट्री का था, जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का जो टेबुलर फॉर्म है, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, जिसको हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टुडे इज ओनली हिस्ट्री, जो मैंने आज को आपको बताया। ठीक है, पढ़ाऊं क्या आगे? चलो कल अगली क्लास में इसको करेंगे। तो मेंडलीफ का टेबुलर फॉर्म अपन करेंगे, जिसमें वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला गया, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोला गया, 7 पीरियड्स आर देयर, 8 ग्रुप आर देयर। इसकी सारी बातें अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं पूरी क्लास ले रहा हूँ, आपको वैसे ही 1.5 घंटे की क्लास होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको 1 आवर 15 मिनट्स ही लेता हूँ। ठीक है, टाइम हो चुका है, तो अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, ओके, थैंक यू।